तो बाह्य मूल्यांकन की क्या क्या सीमाएं हैं, हम इसकी चर्चा करें। सर्वप्रथम, इस प्रकार के मूल्यांकन में पूछे गए विषय या बिंदु अत्यंत सीमित होते हैं। मतलब इसमें बहुत विस्तार से हम प्रश्नों को या विषय को हम नहीं रख पाते हैं और कुछ सेलेक्टेड बिंदुओं पर ही इस तरह का मूल्यांकन होता है, या मूल्यांकन संपूर्ण मूल्यांकन नहीं होता, ऐसा माना जा सकता है। दूसरा, आंतरिक मूल्यांकन की तुलना में बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया काफी महंगी होती है, इसमें व्यय अधिक होता है क्योंकि हम आउटसोर्सिंग करते हैं। तीसरा, बाह्य मूल्यांकन से प्राप्त विवरण आवश्यक नहीं कि वह व्यवहारिक भी हो। तीसरा मूल्यांकन का प्रकार है प्रक्रिया का मूल्यांकन। यह मूल्यांकन संपूर्ण प्रक्रिया पर आधारित होता है, मतलब यह समूह से संबंधित संपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। प्रक्रियागत मूल्यांकन के लिए योजना पूर्व से ही बनाकर क्रियान्वयन के दौरान अनेक स्तर पर इस मूल्यांकन को किया जाता है। इस दौरान मूल्यांकन की गुणवत्ता भी देखी जाती है। अब आए चौथे प्रकार, परिणामों के मूल्यांकन पर। इस प्रकार के मूल्यांकन में कार्यक्रम के पश्चात प्राप्त होने वाले परिणामों का विश्लेषण किया जाता है और यह देखा जाता है कि जिस तरह के परिणामों के प्राप्त होने की आशा से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वह उन वांछित परिणामों को प्राप्त किया या नहीं किया, और यदि प्राप्त हुआ तो वह किस स्तर तक प्राप्त हुआ, इस बात का मूल्यांकन किया जाता है। यह होता है परिणाम का मूल्यांकन। पांचवा, कार्यक्रम का मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन में संपूर्ण कार्यक्रम की प्रक्रिया एवं परिणाम, अर्थात आरंभ से लेकर अंत तक की स्थिति का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है और यह देखा जाता है कि परिणाम वांछित और गुणवत्ता युक्त है या नहीं है। कार्यक्रम के दौरान अपनाए गए प्रक्रिया एवं पद्धति को भी जांचा जाता है। अब आते हैं छठवां प्रकार, प्रभाव का मूल्यांकन। यह मूल्यांकन कार्यक्रम के अंत में प्राप्त परिणामों के विश्लेषण से संबंधित होता है और यह देखा जाता है कि प्राप्त परिणाम उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं है, या जिस तरह के प्रभाव की हम आशा रखते हैं वह कार्यक्रम उस तरह के प्रभावों को उत्पन्न कर पाने में सफल हुआ या नहीं हुआ, इस बात का हम मूल्यांकन इसके अंतर्गत करते हैं। सातवां प्रकार, समवर्ती मूल्यांकन। इसे हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। यह मूल्यांकन बाह्य एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम के चलते रहने के दौरान अनेक स्तरों में आवश्यकता अनुसार पूर्व निर्धारित तरीके से किया जाता है। यह मूल्यांकन कार्यक्रम और समूह पर प्रभावों को उत्पन्न करता है, इस बात का मूल्यांकन किया जाता है, या कार्यक्रम और समूह पर इसका प्रभाव किस हद तक हुआ, इसका मूल्यांकन इसके अंतर्गत या समवर्ती मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है या देखा जाता है। आठवां, समापन या अंतिम मूल्यांकन। जब कार्यक्रम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है तब फीडबैक के रूप में इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है तथा अंतिम रूप से गुण दोषों का भी इसमें विश्लेषण किया जाता है ताकि अगले कार्यक्रम या कार्यक्रम के नए चरण में गुणों को और भी प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित किया जा सके तथा गलतियों एवं दोषों से सीख लेकर उनसे बचा जा सके। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब से हम समूह का निर्माण करते हैं और समूह गतिविधियों का संचालन करते हैं तो आरंभ से लेके अंत तक विविध प्रकार के इन मूल्यांकनों के माध्यम से हम कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थियों से संबंधित या समूह से संबंधित इन विविध प्रकार के मूल्यांकनों के माध्यम से मूल्यांकन कार्य संपन्न किया जाता है और यह एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हम इसे देखते हैं। अब आते हैं मूल्यांकन की विधियों पर, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। पहला, निरीक्षण या प्रेक्षण विधि। मूल्यांकन की पहली विधि है निरीक्षण या प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि द्वारा समूह के विकास
संवेगात्मक स्थिरता तथा बौद्धिक परिपक्वता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही समूह की रुचियां, अभिवृत्तियां, क्षमताओं तथा कौशल का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब इस विधि के द्वारा हम सेवार्थी से संबंधित या समूह से संबंधित जो रुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, क्षमताएं हैं या कौशलों का हम मूल्यांकन इस विधि के अंतर्गत कर सकते हैं। और यह विधि नाम से ही स्पष्ट है, निरीक्षण या प्रेक्षण विधि। इसमें हम केवल निरीक्षण के माध्यम से समूह से संबंधित रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं या कौशल का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। दूसरी विधि है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। इस विधि में आमने सामने के वार्तालाप द्वारा समूह संबंधी सूचनाओं का संकलन किया जाता है तथा इसके लिए अनुसूची का भी प्रयोग किया जाता है। अनुसूची मतलब प्रश्नों की एक सूची होती है जिसके माध्यम से हम समूह से संबंधित सेवार्थियों का साक्षात्कार लेते हैं। इस विधि द्वारा समूह का कार्य के प्रति रुचि एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन का पता चलता है। तीसरा है पड़ताल विधि। इस विधि द्वारा सेवार्थी या समूह की क्रियाओं एवं व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में एक सूची बनाई जाती है जिसमें सेवार्थी की क्रियाओं एवं व्यवहार के सम्मुख हाँ या ना नहीं लिखकर राइट या रॉन्ग का निशान लगाकर उपयुक्तता को जांचा जाता है। चौथी विधि है प्रश्नावली विधि। यह विधि भी सूचना प्राप्ति का माध्यम है। इस विधि में प्रश्न उद्देश्य एवं लक्ष्य से संबंधित होते हैं तथा प्राप्त उत्तर से ज्ञान एवं अभिवृत्ति का पता चलता है। इस विधि में और साक्षात्कार विधि में एक मूलभूत अंतर होता है कि साक्षात्कार विधि में हम जिनसे बात करते हैं वो सामने होते हैं और उसमें प्रश्नोत्तर के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी संचालित होता है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी हम उनसे संबंधित और मूल्यांकन को करते रहते हैं। जबकि प्रश्नावली विधि में हम सीधे प्रश्नों को भेज देते हैं उत्तरदाता के पास और वह उसके उत्तरों को भरकर वापस कर देता है। पांचवी विधि है प्रयोगात्मक विधि। इस विधि में विभिन्न कार्यों को करवाकर देखा जाता है। मतलब कार्यकर्ता सेवार्थी से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करवाकर देखता है और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। छठवीं विधि है मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि। समाज कार्य द्वारा इस विधि में समूह का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। मतलब मनोविज्ञान से संबंधित अनेक प्रकार के जो परीक्षण हैं उन परीक्षणों का प्रयोग समूह से संबंधित मूल्यांकन कार्य के लिए किया जाता है और उसके माध्यम से मूल्यांकन कार्य को संपन्न किया जाता है। सातवां वैयक्तिक अध्ययन विधि या इसे हम केस स्टडी मेथड भी कह सकते हैं। मूल्यांकन की इस विधि में सेवार्थी के संबंध में संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसे तो संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों, मित्र समूहों, नातेदारों आदि सभी संपर्क सूत्रों से सही एवं पूर्ण जानकारी एकत्र कर बारीकी से इसका अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाता है और इसे एक केस स्टडी के रूप में देखा जा सकता है। आठवां आत्म प्रतिवेदन विधि। इस विधि में संबंधित व्यक्ति या समूह स्वयं अपने बारे में सूचना प्रतिवेदन के माध्यम से प्रदान करता है। उसे हम एक प्रतिवेदन बनाने के लिए कहते हैं और प्रतिवेदन संबंधी बिंदुओं को निर्धारित कर दिया जाता है। उन बिंदुओं के आधार पर वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आठवां संचित अभिलेख पत्र। इस विधि में समूह से संबंधित सभी तरह की जानकारियों को अभिलेख या दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाता है जिससे समूह के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। मतलब ये सारे जो अभिलेख पत्र होते हैं, दस्तावेज होते हैं, ये उस समूह के संबंध में विविध प्रकार की जानकारियों को सामने रखते हैं और इन जानकारियों के आधार पर अनेक स्तरों पर उनके मूल्यांकन करने में सुविधा जाती है। फिर नौवां है घटनावृत्त।
कार्यक्रम के दौरान होने वाली गतिविधियों को घटनावृत्त के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिससे मूल्यांकन में सुविधा मिलती है। मतलब कार्य के दौरान अनेक प्रकार की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। उन घटनाओं को हम घटनावृत्त के अंतर्गत सुरक्षित रख देते हैं और जब भी हम उससे संबंधित मूल्यांकन कार्य संपन्न किया जाना होता है तो इस घटनावृत्त के माध्यम से हम उसका मूल्यांकन कुछ हद तक कर सकते हैं। 10वां पोर्टफोलियो विधि। इस विधि में एक निश्चित अवधि में किए गए कार्य या कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे उसके विकास या प्रगति को ठीक तरीके से जांचा जा सकता है। अब आते हैं 11वें बिंदु पर। 11वीं विधि निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। इस विधि द्वारा समूह के स्तर को मापा जाता है कि वह किस स्तर का है। तो यह रेटिंग स्केल समूह या सेवार्थी के स्तर को मापने से संबंधित होता है, जिसमें हम एक रेटिंग स्केल बना देते हैं। उस रेटिंग स्केल के अंतर्गत उसकी क्या स्थिति है यह मापा जा सकता है। 12वां सामयिक जांच विधि। इस विधि में सेवार्थी की उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए समय समय पर जांच की जाती है और उसके माध्यम से हम उसका मूल्यांकन पूर्ण करते हैं। 13वां लिखित परीक्षा। इस विधि में वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से एक लिखित परीक्षा लेकर समूह से संबंधित समस्त सदस्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं या किया जाता है। 14वां और अंतिम विधि है मौखिक परीक्षा। इस विधि में समूह की उपलब्धियों के उन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है जिसे हम लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं माप सकते हैं। मतलब इस विधि में हम उन बातों को मूल्यांकन करते हैं जो कि मौखिक रूप से होता है और इस मौखिक मूल्यांकन के अंतर्गत हम समूह संबंधी सभी प्रकार की उपलब्धियों को हम जानने का प्रयास करते हैं और जो कमी लिखित परीक्षा के माध्यम से रहती है उसे हम मौखिक परीक्षा के माध्यम से जानकर इसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह था मूल्यांकन की विधियां। धन्यवाद।